कोड ऑफ एथिक्स 700 सीरीज में 6 स्टैंडर्ड्स थे और 510 को हमने साथ जोड़ के पढ़ा था। तो ओवरऑल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि ओपिनियन किस तरह से है, किस तरह की सिचुएशन में कैसी ओपिनियन, किस इशू के ऊपर क्या बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर कंपैरेटिव वाला मामला होगा तो किस तरह से देखेंगे, और अगर अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको किस तरह से लेके चलना है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ आते हैं जो रिपोर्ट के साथ साथ है, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स की जब हम बात करें तो आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स जो 2015 एडिशन है वो हमारे सिलेबस में है। एक नया कोड ऑफ एथिक्स भी मार्केट में गर्दिश कर रहा है या उसकी एटलीस्ट न्यूज़ गर्दिश कर रही है। 2020 की 1 जुलाई को आईकेप ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इफेक्टिव मानना है, और दिसंबर 2020 या उससे ऑनवर्ड के अटैम्प्ट में वो एप्लीकेबल होगा। तो इस टाइम पे ये वाली अटैम्प्ट और इससे अगली अटैम्प्ट में हम 2015 के कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे होंगे। कोड ऑफ एथिक्स का सिस्टम ये है कि इसके 3 हिस्से हैं। पार्ट ए है जो सारे लोगों को कवर करता है, पार्ट बी सिर्फ एक खास तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कवर करता है, और पार्ट सी खास तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। सीएस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया कोड ऑफ एथिक्स ने। एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वो लोग जो फर्म्स बना के मुख्तलिफ क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिनका स्कोप है उनके क्लाइंट्स और क्लाइंट्स को मिलने वाली सर्विसेज। और जो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको कोड कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडस्ट्री में है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नौकरी कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इवन टीचिंग कर रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे उस तरह से। तो अगर हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो पार्ट बी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को डील करता है, और पार्ट सी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस को डील करता है। पार्ट ए दोनों तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड कॉमन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और जो जनरल बातें हैं वो हमें बताता है। पार्ट 3 बहुत लंबा चौड़ा सा नहीं है, मतलब काम के सफ़े उसमें से 10-12 ही हैं। पार्ट बी जो है वो सबसे ज़्यादा लेंथी है, और आईकेप को सबसे ज़्यादा पसंद भी ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफरेंट सिचुएशंस में किस किस तरह के मसले सामने आते हैं। जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई नहीं करता, ये स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई करता है। वो स्टूडेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आते हैं, वो स्टूडेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कोड से फंडामेंटल गाइडेंसेस लेनी होती हैं। हाँ, कोड किसी भी क्लाइंट के केस में जो गाइडेंसेस दे रहा है वो प्रोवाइड तो पार्टनर को कर रहा है, लेकिन अक्सर जगह वो कहते हैं कि अगर आपकी टीम के मेंबर में ये एक मामला हो और टीम मेंबर में एक ट्रेनी स्टूडेंट भी काउंट होता है। हाँ, प्रोबेशनर जो है वो कहीं से भी नहीं काउंट होता, लेकिन जो है जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं वो, और उनके साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मे है कि अगर उसने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है तो उसके अंडर जो टीम है उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी, याद है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता था? एंगेजमेंट पार्टनर, और वो उस चीज़ को इंश्योर करेगा। जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुछ खूबियाँ बताने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि जो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने बड़े ज़रूरी हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स के ये फंडामेंटल्स तो आईकेप ने इतनी दफ़ा पढ़ाए हैं, आप लोग अगर देखें तो कोड ऑफ एथिक्स का एरिया जो है वो आपके FR2 में भी आता है, ऑडिट में भी आता है कैफ लेवल पे, फिर CA फाइनल में आके देखें तो रिपोर्टिंग में भी है, लॉ में भी एथिक्स का एरिया है, BM में भी एथिक्स है, टैक्स में भी एथिक्स है, और ऑडिट में भी है। मतलब सिवाय BFD के CFAB, अच्छा MSA 1 में भी और MSA 2 में भी है। मतलब आईकेप इतना सीरियस है एथिक्स को लेके कि वो चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो हो के आया है इन सारे फेजेस से, कैफ CFAB, ये इम्पॉसिबल हो कि उसने कोड ऑफ एथिक्स छोड़ो और उसका पेपर पास हो गया हो। तो कहीं ना कहीं एक आध पेपर में तुक्का आपने लगाया, आपने छोड़ दिया, फिर भी पास हो गया, तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी पेपर में आप आके फंस जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आपको कोड ऑफ एथिक्स अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। तो कोड ऑफ एथिक्स किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के 5 तरह के प्रिंसिपल्स की बात करता है: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसमें एक एक करके हम इन सब की बात करते हैं। आपको पता है बड़ी ज़बानी सी डिस्कशन है। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? सच्चाई, रास्तगोई, सही लोगों का साथ देना, गलत चीज़ों से दूर रहना। इंटेग्रिटी ना सिर्फ खुद सही काम करना बल्कि सही लोगों को सपोर्ट करना है। अगर आप खुद सही इंसान हैं मगर गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। आपने अगर एक झूठी रिपोर्ट दे दी, आप अगर एसोसिएट हो गए झूठे फाइनेंशियल से या झूठे उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन से जिसकी बेस पे लोगों ने ओपिनियन बिल्ड करनी है, तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसे में एथिक्स के ऊपर जो है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर इसको सही से फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पब्लिक डिजास्टर होगा।
होता ये है कि बहुत सारी जगह पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो IPOs हैं उसके पीछे जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट 4-4-5 साल के डाटा के ऊपर एनालाइज कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों अरबों रुपए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिसीजंस लेने वाले यूजर्स ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसकी बेस पर फैसला करते हैं। तो अगर ऑडिटर झूठे लोगों को सपोर्ट कर रहा होगा, अगर ऑडिटर गलत लोगों के साथ खड़ा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेग्रिटी का मसला है। और अगर उसने ये बेईमानी की तो उसने ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि प्रोफेशन का और ओवरऑल हज़ारों सैकड़ों लोगों का नुकसान कर दिया जो उसकी झूठी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर रहे हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग CA को परसू कर रहे हैं, इंटेग्रिटी शुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए। एक सच्चा इंसान हमेशा अच्छा इंसान होता है। तो अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप कहेंगे नहीं ठीक है मैंने समाज से इंतकाम लेने हैं और मैंने जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अनएथिकल बंदे होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा कमा लेंगे, लेकिन अनएथिकल होने से आपकी पर्सनैलिटी पे जो छाप लग जाएगी कि ये तो बेईमान आदमी है, ये तो करप्ट आदमी है, वो आप उस छाप को कभी भी नहीं ख़त्म कर सकेंगे। तो आइडियली इंटेग्रिटी फॉलो होनी चाहिए। काश वक्त ज़्यादा होता तो इंटेग्रिटी पे को आधा पौना घंटा बात करते, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। ऑब्जेक्टिविटी, ये क्या मतलब? मैं आज ज़रा थोड़ा सा इसके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे पास भी डिवाइस नहीं है और इधर डिवाइस थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिविटी अनबायस्ड होकर चलना है, आपका जो बेसिक पर्पस है उससे अटैच रहना है। किसी भी किस्म की अट्रैक्शन, किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपको अपने मेन मकसद से डेविएट ना कर दे। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भले किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी बायस, किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने काम से मुतज़लज़ल ना कर दे। यानी कि अगर वो एक एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से वो अपने उस काम को छोड़ के अपने किसी ज़ाती काम को प्रमोट करना शुरू कर दे, या अपने ज़ाती किसी इंटरेस्ट की वजह से अपना मेन मकसद भूल जाए। जो उसका मेन मकसद है उस नौकरी में जो उसने काम करना है वो काम सही से होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्टिविटी है कि आपने सही से पढ़ना है, तो अगर किसी भी किस्म की चीज़ की वजह से आपकी ऑब्जेक्टिविटी आउट हो रही है तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे। तो वो तमाम सीजन्स, वो तमाम सोशल मीडिया आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर रहा है। दिस इज़ वेरी क्लियर। और हमें ही नहीं पता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो एटलीस्ट अपनी ऑब्जेक्टिविटी को समझें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फीचर्स भी तो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीचर ये है कि दैट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। उसे पता है मेरा पर्पस क्या है, वो उस पर्पस पे स्टिक हुआ हुआ है। अगर वो जॉब कर रहा है, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, वो किसी भी किस्म के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपनी जजमेंट को मुतासर ना होने दे। तो अगर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फीचर चाहिए, तो ये फीचर अगर आप आज से अडॉप्ट कर लेंगे तो शायद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सफ़र थोड़ा सा जल्दी हो जाए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, भले वो नौकरी कर रहा है, भले वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट्स को, यानी कि दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इन बिजनेस है वो तो नौकरी कर रहा है किसी के पास, और जो इन प्रैक्टिस है वो क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। तो जब भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, यू मस्ट बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन दैट। क्या मतलब? CA करने के बाद तो बंदा हो जाता है कॉम्पिटेंट, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। सिर्फ CA करने से उस वक्त के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने देख लिए, उस वक्त के आपको टैक्स के इश्यूज़ का भी पता लग गया। अब अगर आप अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आज से 10 साल बाद आपको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चेंजेस हैं, तो यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर अटेनमेंट और मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करनी है, बस उसको मेंटेन करके भी रखना है और ये देखना है कि कहाँ कौन सा काम कितनी डिलीजेंस एक्वायर कर रहा है, और आपने अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अप्लाई करते हुए जिधर जितनी केयर देनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी है। यानी कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ ड्यू केयर की बात आती है, जहाँ जितनी केयर वाजिब है उतनी केयर दी जाए। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जब आपको कहा जाएगा कि एथिकली बड़ा अच्छा है कि जब आप बड़े हो जाएं और आप जब CA कर लें तो आपने अपने आप को अप टू डेट रखना। आप कहेंगे सर पक्का वादा, वचन देते हैं हम अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, ये कहेंगे और उसके बाद मुस्कुरा देंगे। और इधर क्वालिफिकेशन हुई नहीं और इधर कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़िंदगी में इसके बाद पढ़ना मेरे ऊपर हमेशा से के लिए हराम हो गया, अब दोबारा मैंने किताबें उठा के नहीं देखनी। और जब आप क्वालिफाई कर गए और उसके बाद अपने आप को अप टू डेट नहीं रख रहे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। अब ICAP आपको एथिकली समझाता तो शायद आपको समझ ना आती। उन्होंने उसके लिए CPD एक्टिविटी शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट रख दी कि जब भी एक शख्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको हर 3 साल में 120 आवर्स ओवर एंड अबव उसका जो नॉर्मल काम है उसको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे देने हैं।
आईकैप को आपने सालाना बेसिस पे अपने CPD आवर्स रिपोर्ट करने होते हैं। आप बताते हैं कि इस दफ़ा हमने अपनी इतने आवर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में दिए, तकरीबन ऑन एवरेज पर ईयर 40 आवर्स आपको अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के चाहिए होते हैं। आईकैप में होने वाले सेमिनार्स को अटेंड करें, आईकैप की लाइब्रेरीज़ में जाएँ, आईकैप की कमेटीज़ में पार्टिसिपेट करें, मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन कुछ लर्निंग आईकैप वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, आप उसको देखें। कुछ जगह किताबें पढ़ने से, कुछ और प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशन से भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो आईकैप ये कहता है कि ये जो आपके CPD आवर्स हैं इनमें से कम आधे वेरीफाइबल होने चाहिए। आप ये ना कहें कि मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने एक्सेल का बड़ा अच्छा कोर्स कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। वेरीफाइबल सोर्सेज होने चाहिए और अपने आप को अप टू डेट। और अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे, इवन सीनियर तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जब CPD आवर्स पूरे नहीं होते तो उनको अच्छा खासा मसला पड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, आपका अपने नाम के साथ ACA FCA लिखने के साथ ये चीज़ मंसूब है कि आपके CPD आवर्स पूरे हैं या नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कुछ प्यारा हो या ना हो, वो कहता है कि नाम के साथ लफ्ज़ तो लिखे रहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले, इतनी मेहनत करके एक्वायर किए हैं, तो कहते हैं अगर इतनी मेहनत करके एक्वायर किए हैं तो उसको मेंटेन भी कर लें। तो अटेनमेंट और मेंटेनेंस दोनों चीज़ें आ जाएंगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर। देन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट की चीज़ें उठा के छुपा देनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि क्लाइंट की वो इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉयर, इस वक्त मैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर की वो इन्फॉर्मेशन या क्लाइंट्स की वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली नोन नहीं है, वो आपने ना सिर्फ किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी, बल्कि आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना और किसी तीसरे को भी फ़ायदा नहीं देना। यानी अगर आपको आपकी प्रिविलेज एक्सेस की वजह से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो आम लोगों के पास नहीं है, तो आपने उस इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना है। उस इन्फॉर्मेशन को फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी गैदरिंग में डिस्क्लोज नहीं करना, और ना ही आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कोई पर्सनल एडवांटेज उठाने की कोशिश करना है। आप एक कंपनी में मौजूद है और आपको पता है कि इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं उससे कंपनी को इतना बेनिफिट होगा, और जब इतना बेनिफिट होगा तो स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी प्राइस बहुत शूट कर जाएगी। तो आपने ऐसे में उनकी इस इन्फॉर्मेशन को अपने ज़ाती मफाद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल ने आपको बताया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, ये आपने आम लोगों के सामने इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आम लोगों को उसकी एक्सेस नहीं है। आपको एक्सेस मिली है अपनी पोजीशन की वजह से, तो उस पोजीशन का ख्याल रखना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की एक्सेप्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी को कहीं हम तोड़ सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहता है 3 जगह आप इसे तोड़ सकते हैं। नंबर 1, जहाँ लॉ ने आपको इजाज़त दी हुई है, लॉ ने किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं डाली, और क्लाइंट से आप इजाज़त ले लें या एम्प्लॉयर से। यानी कि आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन, आपके भाई ने आपसे कहा कि यार तुम जिस कंपनी में मौजूद हो, इस कंपनी की ये वाली पॉलिसी कैसी है। अब अगेन इससे आपके भाई को या आपको ज़ाती मफाद तो हो सकता है, बट अगर आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ लें कि क्या ये मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इजाज़त दे दे तो आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। हाँ, लॉ ने ना मना किया वो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कैटेगरी है कि लॉ आपसे रिक्वायर कर लेता है। लॉ कह देता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी बड़ी ज़रूरी है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको इजाज़त दे दे वो ओके है। कभी कभी लॉ आपसे डिमांड करता है, फ़र्ज़ करें अदालती बुलावा आया है और आप वहाँ पहुँचे और वो आपसे कह रहे हैं फलाना कंपनी को ऑडिट करने गए थे, वहाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन किस तरह से थी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं जो लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनसे इन्फॉर्मेशन छुपाएं। अगर लॉ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तीसरी चीज़ है, आपके प्रोफेशन में कई दफ़ा आपकी ड्यूटी या राइट बन जाता है उसको डिस्क्लोज करना। आपने काम ख़त्म किया, आपने अपना एरिया कंप्लीट किया, आपका सीनियर आया, उसने कहा ज़रा रिव्यू तो कराओ अपने एरिया का। आपने कहा तुम्हें कैसे रिव्यू करा दूँ, ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। आईकैप की QCR की टीम आई, उन्होंने कहा ज़रा हमें साल पुराना डाटा फलाना क्लाइंट का दिखाएं। आप कहेंगे नहीं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे कैसे शेयर कर ले। तो अगर आपका प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो, आप किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी लिटिगेशन से बचा रहे हो या किसी जगह पे वो इन्फॉर्मेशन आईकैप ने आपसे डिमांड की हो, तो अगर हमारा कोई प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी हो तो डिस्क्लोज कर सकते हैं, कानून मांग ले तो डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्लाइंट इजाज़त दे दे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्लाइंट की इजाज़त में दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि लॉ ने मना ना किया हो। अगर लॉ ने मना किया हुआ हो तो भले क्लाइंट इजाज़त दे दे। जैसे मुख्तलिफ डाटा होता है जो कि यूज़र्स का डाटा होता है जो मुख्तलिफ इदारों के पास पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी के बड़े स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आपने उस डाटा को ब्रीच नहीं करना होता। तो लॉ ने अगर मना किया हुआ है तो भले क्लाइंट भी इजाज़त दे दे, आप उसको उस कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ आई। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी 3 एक्सेप्शन। आईकैप ने एक दफ़ा 10 नंबर का बड़ा मज़े का सवाल सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी पे बनाया था। तो आईकैप इस तरह के ना बड़े मज़े के तजर्बे करता रहता है ये देखने के लिए कि लोगों को समझ भी आ रही है या बस ओपन बुक का सहारा लेके आधी किताब को छोड़ के चले जाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्क्लोज आप कर सकते हैं 3 केसेस में, लॉ कह दे और
क्लाइंट इजाज़त दे दे और प्रोफेशनल। इवन देन कि आपको उन तीन में से किसी एक सोर्स की वजह से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाज़त मिल गई है या आपको करनी पड़ रही है, आपने कुछ और बातों का ख्याल रखना है। क्या सारी पार्टीज़ का इंटरेस्ट आपने देख लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने एम्प्लॉयर से तो इजाज़त ले लिया, आपके एम्प्लॉयर का किसी थर्ड पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट है, आपने एम्प्लॉयर से पूछा, उसने कहा यार डिस्क्लोज कर दो अपने दोस्त को। अब आपके एम्प्लॉयर ने तो इजाज़त दे दी है, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ एग्रीमेंट था, शायद वो ना चाहती कि उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो। तो जब आपको कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज करने की इजाज़त मिल भी गई है, इवन देन आपने देखना है कि क्या तमाम पार्टीज़ के इंटरेस्ट को वॉच आउट किया गया है, क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जब आपको कहा गया कि डिस्क्लोज कर दो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारा ही उठा के अपने पूरे की पूरी एक्सेल की फाइल शेयर कर दी। जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी है, जिसने मांगी है और जिस मोड में मांगी है, उसको उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स तक बताया जाए। अगर आपको डिस्क्लोज करने की इजाज़त मिल गई है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप एक फेसबुक पे नोटिफिकेशन दे दें और बता दें कि ये चीज़ इस तरह से है, या वो मतलब चले मैं एक और एग्जांपल देने लगा था, मैंने कहा आप लोग जो है ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है आपने ख्याल करना है और आपने उसको पब्लिकली उस डाटा को लीक नहीं करना। डन। प्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत बोर होना है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उसको देखते ही एक दुखी सी आत्मा नज़र आनी चाहिए। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिहेवियर अपीयरेंस से लगना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है। यानी हमारा प्रोफेशन जो है वो वर्ड प्रोफेशन के साथ अटैच है। तो जब भी हमारे जहन में आता है कि किसी जगह 30-40 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए होंगे, तो जहन में फ़ौरन से आता है कि अच्छा कुछ संजीदा से लोग बैठे हुए होंगे, बैठ के मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। मतलब हमारे जहन में फजूल सी ऑडियंस नहीं आती, हमारे जहन में बड़ी मोतबर सी प्रोफेशनल सी ऑडियंस आती है। तो प्रोफेशनलिज्म का जो एरिया वो आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप अपीयरेंस में भी प्रोफेशनल हो, आप डीलिंग में भी प्रोफेशनल हो। आपने कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपकी प्रोफेशन के ऊपर आंच आए, यानी कि आपके किसी भी एक्शन से लोग ये ना कहें कि इस बंदे ने तो प्रोफेशन के अगेंस्ट बात कर दी, इसने क्या हरकत कर दी। ऐसा तो हमारे प्रोफेशन में होता ही नहीं है। बात समझ आई? तो आपका कोई भी एक्ट, किसी भी किस्म की हरकत प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में साथ साथ आपको ब्रैकेट में कुछ रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ओरिजिनल कोड के रेफरेंस हैं, जिस एरिया का हम जिक्र कर रहे हैं उसका साथ साथ रेफर है। एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बड़ा हिडन सा एरिया है। कोड ऑफ एथिक्स ने ये बताया है कि कभी कभी आपके एथिक्स में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कभी कभी एथिक्स आपस में क्लैश कर जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इस वक्त मेरे लिए एथिकल ऑप्शन कौन सा बेहतर है। मैं एक्स साइड पे जाऊँ या वाई साइड पे जाऊँ, मैं ए की तरफ जाऊँ या बी की तरफ जाऊँ। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके एथिक्स टकराना शुरू हो जाते हैं। एथिक्स कैसे टकराते हैं? एथिक्स तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये कहाँ टकराते हैं? हो सकता है किसी जगह पे कॉन्फिडेंशियलिटी और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर ये आपस में क्लैश में आ जाए। हो सकता है किसी जगह कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी आपस में क्लैश में आ जाए। क्लाइंट को टैक्स चोरी करते देख लिया आपने। अब क्लाइंट टैक्स चोरी कर रहा है, मगर आपको किसी ने भी नहीं कहा डिस्क्लोज करने का, ना लॉ ने आपसे पूछा है, जब लॉ ने डिमांड भी नहीं किया, मगर आपको पता है कि ये टैक्स चोर क्लाइंट है, अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मैं गलत लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप उस टैक्स चोरी करने वाले क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी इंटेग्रिटी डाउट पे जा रही है। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो आज ही जाके अथॉरिटीज़ को बता दूंगा कि ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो क्या लॉ ने आपसे पूछा था? क्या क्लाइंट ने आपको इजाज़त दी थी? अब ये जो आपने जो किया ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है। अब मसला ये है कि उनके बारे में ख़बर देने से भी एथिक्स वॉयलेट हो रहे हैं और ख़बर ना देने से उससे भी एथिक्स। तो ये एथिकल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। एथिकल कन्फ्लिक्ट जहाँ आप ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपका कोई कोर्स ऑफ एक्शन करने से भी एथिक्स वॉयलेट हो और ना करने से भी एथिक्स वॉयलेट हो। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जी, गिवन सिचुएशन है, आपने टैक्स चोरी करते देख लिया क्लाइंट को, इनका साथ देना मुनासिब नहीं है और गवर्नमेंट के बगैर पूछे गवर्नमेंट को बताना भी मुनासिब नहीं है। ऑडिट छोड़ दे, लीगल ओपिनियन ले ले, एक ऑप्शन। प्रोफेशनल बॉडी से कंसल्ट करें, आईकैप से पूछ ले मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्यूमेंट करें तमाम चीज़ों को। कोड ऑफ एथिक्स ने एक बड़ा सिस्टमेटिक वे बताया। कोड ऑफ एथिक्स ने कहा देखें जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो एक दफ़ा देखें कि इश्यूज़ क्या हैं, उनको नोट डाउन कर लें, कौन कौन से इश्यूज़ हैं और कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हिट हो रहे हैं। फिर आप दोनों आउटकम्स के कॉन्सिक्वेंसेस देखें।
अगर मैं इस तरफ जाऊं तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, उस तरफ जाऊं कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। ऑब्वियसली किसी एक तरफ जाऊंगा दूसरा एथिक टूट जाएगा, उस तरफ जाऊंगा पहला एथिक टूट जाएगा। अब आपने ये नहीं देखना कि क्या ज़्यादा बेहतर है, आपने ये देखना है कि क्या कम खतरनाक है, क्या कम बुरा है। मतलब दोनों ही बुरे हैं, आप एक काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ बुरा तो हो रहा है। तो जब दो काम दोनों ही आपकी नज़र में एथिकल हैं, लेकिन दोनों एथिकल हरकतें करने से कोई और एथिक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप देखेंगे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे है। एक तरफ ज़्यादा नुकसान है, एक तरफ कम नुकसान है, तो आप उस कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ जाएंगे जहाँ नुकसान थोड़ा सा कम है। टिपिकली ना ये एग्जांपल प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में समझ आए ना आए, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाती है। आप घर में बैठे हुए हैं, आपका भाई घर आता है, 8-10 घंटे का सफ़र करके आया है और बहुत थका हुआ है। आपको उसने आते ही कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, लंबा चौड़ा सफ़र करके आया हूँ, मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, मुझे 5-6 घंटे तक उठाना नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो अब एथिकली आप उस भाई के आसपास शोर बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कमरे में जाए और 5-6 घंटे तक सोता रहे। आधे घंटे बाद बेल बजती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, सामने उस भाई का एक बड़ा करीबी जिगरी बचपन का दोस्त। तो वो कहता है वो कहाँ है, उसने आना था आज। आपने कहा जी वो आया है, सो रहा है। नहीं उठाओ उसे, उठाओ फ़ौरन। आपने कहा क्यों? उसने कहा यार मैं 1 घंटे बाद दुबई निकलने लगा हूँ, एक बड़ी ज़रूरी बात है उससे करनी है, कोई पता नहीं उसका फ़ायदा हो जाए। फंस गए आप। मतलब एक सिचुएशन तो क्रिएट हो गई ना। अब भाई का सोते रहना भी गलत है और उसको उठना भी गलत है। उसको उठाएंगे तो भी आपने एक बड़ी गंदी बात की कि भाई की तबीयत खराब कर दी, और ना उठा के आपने कोई अच्छी हरकत कर दी। ये एथिकल कन्फ्लिक्ट है कि आपके सामने 2 आउटकम है और दोनों आउटकम में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाना है। तो फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये है कि आप पहले सिचुएशन को समझें, फिर दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस देखें। भाई को उठा दिया, एकदम से नाराज होगा, शायद थप्पड़ भी मार दे, हो सकता है 2 दिन तक बीमार रहे क्योंकि वो एकदम से उठाया, वो थका हुआ था, उसकी तबीयत खराब हो जाए, मैक्सिमम नुकसान। दूसरी तरफ दोस्त को अपॉर्चुनिटी लेके आया है, गहरा दोस्त है, हो सकता है इसने वहाँ आगे कोई बात चलाई और इस वक्त भाई को कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हो कि जी तुमने ये डॉक्यूमेंट बस जल्दी से रवाना कर दो, उससे भाई के कैरियर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि मैंने भाई को नहीं उठाया तो भाई के हाथ से एक बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब आपने देखना है कि नुकसान कहाँ ज़्यादा है, भाई के 2 दिन बीमार होने से या भाई के कैरियर पे दाग लगने से। तो बात समझ आई? एथिकल कन्फ्लिक्ट में आपने सिचुएशन को वेट करना है, कॉन्सिक्वेंसेस को वेट करना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है, वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है जिसमें कम नुकसान हो। कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर आप इसमें प्रोफेशनल एडवाइस ले लें। हमारी वाली एग्जाम्पल में अम्मी से पता कर लें कि बाहर दोस्त आया, वो ये कह रहा है, आप बताएं क्या किया जाए। प्रोफेशनल केस में आपको, जैसे हमारी वाली एग्जांपल थी, आपने कहा लीगल एडवाइस ले ले, आपने कहा हाई कैप से पूछ लें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम कहते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आप फैक्ट्स देखें, एथिकल इश्यूज देखें, कौन कौन से फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं, आपका कोई इंटरनल कोई प्रोसीजर है इस तरह की चीज़ को डील करने का, और देखें कि क्या क्या अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन है। फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करें जिसके अंदर जो है वो चीज़ें कम से कम डिस्टर्ब हो रही हों, कॉन्सिक्वेंसेस देख लें और उनको वेट कर लें, वजन कर लें कि कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस का किस तरह से है। अगर मैटर जो है वो अनरिजॉल्व हो, अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो आपको चाहिए कि फिर अप्रोप्रिएट पार्टी से कंसल्ट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको इस कन्फ्लिक्ट से कैसे निकलना चाहिए। बात समझ आई? तो ये जी, ये है ही सारा जजमेंटल। कोड ऑफ एथिक्स तो टोटल जजमेंटल है। देखें अब अगेन, हाँ, मैं वही बात है कि इसमें बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। इन्होंने एक जजमेंटल सा फ्रेमवर्क दिया है और इन्होंने कोई एब्सोल्यूट जवाब नहीं दिया है, इन्होंने बस गाइडेंसेस दी हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की बात करता है, रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है। वो कहते हैं ये थीम है, ये प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई कर लो अपनी सिचुएशन में। यही तो हमारा अगला टॉपिक है। क्लाइंट से गलती से चोरी हो गई, क्लाइंट ने जान के चोरी की, हर किसी का आउटकम अलग है। इसका एब्सोल्यूट जवाब ऐसे थोड़ी है ये मुझे पकड़वाएंगे, पब्लिकली मेरे से स्टेटमेंट निकलवा लेंगे और उसके बाद मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल निकलते निकलते बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई है।
तो खैर मतलब जब सेशन ख़त्म हो जाए तो जाते जाते आप मेरे से इस तरह की बात कर लें तो हो सकता है मतलब मैं कोई इनफॉर्मल मतलब सर कुछ चीज़ें वो इम्पोज करता है एज पर लॉ भी कि आपने लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमें बताना है कि टैक्स वेरिएट हो रही है नहीं हो रही, इस तरह की कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का भी। ठीक है। असल में ऐसे में तो फिर जी बिल्कुल, अब ऐसे में आपकी नॉलेज बहैसियत ऑडिटर काफ़ी अपग्रेडेड होनी चाहिए। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ स्पेसिफिकली हमें चीज़ें डिस्क्लोज करने की इजाज़त देता है, बट मज़े की बात है कि वो लॉ हमने पढ़ा हुआ नहीं होता और आईकैप हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ दबा दी गई शायद। नहीं आ रही है सर। जी जी चलें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। चलें, तो अगेन मतलब यही है कि डिफरेंट तरह के आउटकम्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स आपको एब्सोल्यूट जवाब नहीं दे रहा, और अगेन अभी भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको एब्सोल्यूट जवाब नहीं देगा। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? इंटरेस्ट की बात हो रही कि हमने ये देखना है कि किसी पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो इंपेयर ना हो रहा हो, तो किस पार्टी के इंटरेस्ट की बात हो रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की या ऑल द पार्टीज जो इन्वॉल्वड हैं? ऑल द पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने बात की कि अगर फर्ज करें आपका क्लाइंट आपको इजाज़त दे देता है कि मेरा ये एग्रीमेंट डिस्क्लोज कर दें, वो एग्रीमेंट क्लाइंट का किसी थर्ड पार्टी के साथ है, शायद वो उस थर्ड पार्टी ने तो इजाज़त नहीं दी उसको डिस्क्लोज करने की, या आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा यूज़ करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन उन बाकी एम्प्लॉयज़ ने तो नहीं अपना डाटा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अगेन मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि सवाल जवाब के लिए हमारे पास एक आखिरी दिन है इंशाल्लाह, उसमें हमने खूब सवाल जवाब करने हैं। ठीक है सर। कॉन्सेप्चुअल, हाँ मतलब थोड़ा सा इस वक्त ना टाइम लिमिटेशन इस तरह की है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसका क्या मतलब था? वो गाइडेंसेस, वो प्रिंसिपल जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना बता रहे हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई ज़ाब्ता, कोई तरीक़ाकार जो आपको कोई सिस्टम बता रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कोड ऑफ एथिक्स का बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपने माइंड को यूज़ करना है और माइंड को यूज़ करते हुए देखना है कि आप अपने एथिक्स को किस तरह से लेके चल सकते हैं। बेसिकली इसको हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिविटी का कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या था? कहीं किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं किसी किस्म का कोई क्लैश आपको अपने ऑब्जेक्टिव से क्या ना कर दे, मुतज़लज़ल। इसको कभी लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक आध दफ़ा तो जो है ना वो बंदा मतलब लड़खड़ा जाता है कि मुतज़लज़ल को कैसे लिखे, मतलब उर्दू ख़राब हो चुकी होती है हमारे। ठीक है, एक दो हज़रात ने लिखने की कोशिश की और वो मतलब ते पे ही आके जो है ना मुतज़लज़ल हो गए। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा है कि देयर आर सर्टन सिचुएशन। कोड ऑफ एथिक्स के लिए बड़ा आसान था, वो आपसे कहते हैं कि अगर कभी बैंक आपको लोन दे तो आपने उसमें ये सेफगार्ड अप्लाई करना है, अगर फलाना काम हो आपने ऐसे करना है, फलाना काम हो। अगर कोड ऑफ एथिक्स आपको 1,500 सिचुएशंस की लिस्ट भी दे देता कि ऐसी सिचुएशन में यूं करना, ऐसे में यूं करना, तो फिर भी कोई 1,501वीं ऐसी कंडीशन होती जो कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं बताई। तो ये भी बड़े सियाने हैं, इन्होंने कहा हम बताएंगे ही नहीं। इन्होंने कहा हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रहे हैं, हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एजुकेट कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता रहे हैं कि तुमने क्या करना है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि अक्सर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिस सिचुएशन में कोई ऐसा थ्रेट आता है जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर देता है। तो आपने जब भी इस तरह का थ्रेट है, उस थ्रेट को आपने आइडेंटिफाई करना है। वो थ्रेट इन 5 में से किसी एक या मल्टीपल कैटेगरीज में होगा: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी और इंटिमिडेशन। ये 5 कैटेगरीज हैं, इन 5 के ऊपर हम बात करेंगे। इन 5 की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स का सवाल सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको के सामने कोई सिचुएशन आए तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व है। जब आप उस थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देन आप उसकी सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर एक थ्रेट मौजूद है, मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ और मुझे अचानक से पता लगा कि मेरी टीम में एक शख्स है जिसका क्लाइंट में रिश्तेदारी है। अब अगर मेरी टीम की किसी बंदे की क्लाइंट में रिश्तेदारी है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई ना कोई ऐसा थ्रेट क्रिएट हो गया जिससे मेरी टीम की परफॉर्मेंस इम्पेयर हो सकती है। लेकिन हर थ्रेट संगीन नहीं होता। मैंने जब गौर से पता किया तो पता ही लगा कि मेरी टीम में जो बिल्कुल जूनियर मोस्ट लड़का आया है जिसका पहला ऑडिट है, उसकी रिश्तेदारी है। किससे रिश्तेदारी है? क्लाइंट में मौजूद मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय से। क्या रिश्तेदारी है? दूर का कज़न है। तो सुनने में तो खतरनाक सी बात लगी थी, मेरी टीम में किसी की रिश्तेदारी है क्लाइंट के साथ, बट मेरी टीम का सबसे जूनियर बंदा क्लाइंट का एक
नॉन रेलेवेंट डिपार्टमेंट का थोड़ा सा नीचे के स्केल का बंदा और रिश्तेदारी भी थोड़ी दूर की। हाँ, अगर मुझे पता लगता कि मेरी टीम सीनियर का भाई CFO है क्लाइंट में, तब आप ये देखें कि मेरी टीम में एक सीनियर लेवल का बंदा, क्लाइंट में एक सीनियर पोजीशन पे उस बंदे से ताल्लुक भी क्या है, भाई वाला, और अकाउंट्स का हेड, तो इसका मतलब है ये थ्रेट बहुत संगीन है। तो पॉइंट 1, आपके सामने जब भी कुछ सिचुएशन है आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो इन थ्रेट्स में से किस थ्रेट की तरफ जा रही है। जब थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपने उसकी सिग्निफिकेंस पे बात करनी है। चूंकि अब आप कैफ से CFAP लेवल पे आ चुके हुए हैं तो कैफ लेवल वाली बातें भूल जाएं। कैफ में सिग्निफिकेंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती थी, वहाँ होता था थ्रेट क्या है और सेफगार्ड क्या है। मगर यहाँ ICAP का एक फोकस है कि आप ये बताएंगे कि थ्रेट बड़ा थ्रेट है या नहीं है, और अगर थ्रेट बड़ा है तो उसके अगेंस्ट आपने क्या पैरामीटर्स लगाए हैं, चीज़ों को किस तरह से लेके चले हैं। तो सबसे पहले आपने थ्रेट आइडेंटिफाई किया, थ्रेट की सिग्निफिकेंस देखी, और अगर आपको लगता है कि थ्रेट इतना बड़ा है कि इसको मुझे कम करने की ज़रूरत है तो फिर आप सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे, वो एहतियाती तदाबीर अप्लाई करेंगे, वो प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे जिससे आप उस थ्रेट को कम कर सकें। ख़त्म तो शायद हम ना कर सकें, लेकिन कम से कम उसको इतने लेवल पे नीचे ज़रूर ले आएँ कि उसके बाद हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो थ्रेट्स, सेफगार्ड और थ्रेट की सिग्निफिकेंस स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। बजाय इसके कि थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस डिफाइन करें और उसके बाद भी तशनगी रह जाए, तो जितनी भी सिचुएशंस हैं आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अपने माइंड को यूज़ करना है कि किस तरह का थ्रेट है और उसमें किस तरह की सिचुएशन है। अब ऐसे में कोड ऑफ एथिक्स ने हमें समझाने के लिए मुख्तलिफ थ्रेट्स और मुख्तलिफ थ्रेट्स की एग्जाम्पल्स दी हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हमेशा क्रिएट हो जाएगा जब किसी भी सिचुएशन में आपका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नज़र आ रहा हो या कहीं ना कहीं कुछ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका उसमें इन्वॉल्व हो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में ज़्यादातर हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे होते हैं। अगर इस क्लाइंट के ऑडिट में आपको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल मफाद नज़र आ रहा हो, तो हो सकता है वो फाइनेंशियल मफाद जो है वो आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी से क्या कर दे, मुतज़लज़ल, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट की एग्जांपल्स देखना चाहें तो दर्जनों एग्जांपल्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट से आपने लोन लिया हुआ है, अब आप फ़ौरन से तड़प के कहेंगे वो सर लोन लेना तो कम्पनी लॉ ने मना किया हुआ है। कम्पनी लॉ ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लोन लेने से मना नहीं किया, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ उसमें लोन लेने से मना किया। तो अगर क्लाइंट के साथ आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको कोई मफाद आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड है, आपने उनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब आप कहेंगे इसमें भी मसला है। आपका उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशन है, क्लाइंट से आपको कोई ख़ास फेवर मिलती हैं, इस क्लाइंट से आपको अपनी फ़ीस का मेजर पोर्शन रिकवर होता है, या इस क्लाइंट पे आपको अपने आर्टिकल्स के बाद नौकरी होने की तवक्को है। भाई आर्टिकल्स के आखिरी 1.5-2 महीने रहते हों और ऐसे में आप जो है CFO के सामने बैठ के उस कंपनी के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हो, तो ऐसे में आप बड़े मुअद्दब होकर पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे, और वो CFO जो है वो जब भी आपसे बात कर रहा होगा तो आप बिला वजह बहुत ही तमीज़ से पेश आ रहे होंगे और बार बार उसे ये रियलाइज़ करा रहे होंगे कि आप बड़े प्रोफेशनल से आदमी हैं। इवन आपकी टीम ने आपको इतने सारे इश्यूज आइडेंटिफाई करके दिए होंगे और कहा होगा कि जब आप CFO के सामने जाएं तो आपने मीटिंग में डिस्कस कर दें। आपको पता है कि इनकी एंटिटी में 2-2.5 महीने बाद मैनेजर अकाउंट छोड़ के जाने वाला है और आपके आर्टिकल्स भी ख़त्म होने वाले हैं, तो कैसे वो सारे इश्यूज हम CFO के सामने रख के बदतमीज़ी का मुजाहरा करेंगे, जबकि उसी CFO ने कल को हमें भी नौकरी देनी है। ये प्रॉब्लम है। अगर प्रोस्पेक्टिव जॉब आपको नज़र आ रही है तो आपका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जब अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ऐसे में शायद आप ऑडिट अच्छी क्वालिटी का नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करने के लिए आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट नहीं होना चाहिए, और अगर क्रिएट हो गया है तो हम देखेंगे कि क्या वो ऑडिट की सेहत को तो नहीं मुतासर कर रहा, वो सिग्निफिकेंट तो नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट है तो हम उसको किस तरह से कम करते हैं। अगेन कुछ सामने गिवन इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्लाइंट में, क्लाइंट के साथ कोई आपका बिजनेस लेन देन, क्लाइंट के साथ कोई जॉइंटली आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इनके साथ मिलकर किसी जॉइंट वेंचर में या किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप क्लाइंट की तरफ से आने वाली फ़ीस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपकी फर्म को आने वाली फ़ीस का 80% किसी एक क्लाइंट से आता है। ये क्लाइंट तो आप लूज़ करना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इस क्लाइंट की तो सही बातें क्या, गलत बातें क्या, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो पाल रहे हैं, तो इंसान कभी भी उन लोगों के खिलाफ तो नहीं जा सकता जो आपको सर्व कर रहे हो। ख़तरनाक सिचुएशन, क्लोज बिजनेस रिलेशन होती है, कई दफ़ा आपको क्लाइंट के लूज़ होने का खौफ होता है। अगेन ये एक और तरह का थ्रेट भी काउंट हो सकता है, लेकिन करंटली हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट की बात हो सकती है, क्लाइंट से आपको बाकी असाइनमेंट्स मिलने का वो मामला हो सकता है कि ठीक है अगर मैं आज ऑडिट में इनकी ये बात सुन लूँगा तो इनसे मुझे वैल्यूएशन की फ़लाना और फलाना तरह की असाइनमेंट मिल जाएंगी।
कई दफ़ा ऑडिट बड़ा सस्ता होता है लेकिन बाकी सर्विसेज बड़ी महंगी होती हैं। तो 5 लाख का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसमें से 17 लाख की एक वैल्यूएशन की असाइनमेंट निकल आनी है, 18 लाख की ड्यू डिलिजेंस निकल आनी है। तो ऐसे में कई दफ़ा क्लाइंट की बात इसलिए मान जाते हैं कि उससे हमें मज़ीद अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी महंगी महंगी सी असाइनमेंट्स आने का डाउट होता है, या हमें लग रहा होता है कि हमें उनकी तरफ से अच्छे असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, जिसकी वजह से कई दफ़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर लोन्स वगैरह के अरेंजमेंट, तो सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर बेतहाशा एग्जांपल्स आ सकती हैं। और जब कोड ऑफ एथिक्स में देखें तो 290 पोर्शन में तो उसने बहुत सारी जगह पे सेल्फ इंटरेस्ट को कैटेगराइज किया। सेल्फ इंटरेस्ट पे जितनी डिस्कशन की है, कई दफ़ा कंटिजेंट फ़ी अरेंजमेंट होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट को डील कर रहे होते हैं। ये कंटिजेंट फ़ी अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? आउटकम पे डिपेंडेंट, कि अगर हमने ऐसा आउटकम दिया तो इतनी फीस होगी, ऐसा आउटकम दिया तो इतनी फीस। तो कितने मज़े की बात होगी, क्लाइंट कहे कि जी साफ ओपिनियन देंगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, ख़राब ओपिनियन का लाख रुपए मिलेगा। तो कौन काफिर देगा ख़राब ओपिनियन? जब 2 लाख साफ ओपिनियन के मिल रहे हैं और लाख रुपए ख़राब। या आउटकम पे डिपेंडेंट है, वो कहें जी जितने एरर्स निकाल दो कि आपको उतनी फीस मिलेगी। उनको भी पता है ऑडिटर को हमने और कामों से साइड पे कर दिया, वो ऑडिटर उस एरिया को ढूंढेगा जिसमें एरर्स ज़्यादा हैं, चाहे वो छोटा सा एरिया हो, चाहे वो मटेरियल भी ना हो, मगर उसको पता है जितने एरर ढूंढूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, ऑडिट की सेहत अपनी जगह, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग सब कुछ साइड पे हो जाएगा, वो एरर ही ढूंढता रह जाएगा ताकि उसको अच्छे पैसे मिले। तो कभी कभी आपका ज़ाती इंटरेस्ट आपको जो है थोड़ा सा वर्गला देता है और आपकी ऑब्जेक्टिविटी आउट हो जाती है। सेल्फ रिव्यू, आपके सामने आपका ही पिछला काम रखा जाए। अगर आपने इन्हें अकाउंट्स बना के दिए थे और अब आपको ही कहा जाए कि उन अकाउंट्स को ऑडिट करो, ये तो कंफर्म सेल्फ रिव्यू है। आपने अकाउंट्स बना के नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने अकाउंट्स बनाते हुए आपको अक्सर कॉल करके मशवरे लिए थे, आप उनके बड़े गहरे दोस्त हैं, और उन्होंने आपको कहा था कि यार मुझे ये बेड डेट की प्रोविजन में मसला आ रहा है, फलाना में मसला आ रहा है, और आपकी गाइडेंस मौजूद थी। तो या तो आपने अकाउंट्स बनाए हो, या अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट रही हो, या किसी भी जगह पे सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपका इन्फ्लुएंस मौजूद रहो। पिछले साल आप वहाँ पे नौकरी करते थे, अब आपने आगे ऑडिट फर्म ज्वाइन कर लिया है, तो जब आप वहाँ नौकरी करते थे तो आपने आधे साल से ज़्यादा के अकाउंट्स तो आपने बनाए थे, और उसके बाद आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा था कि देखो तुम लोगों को अकाउंट्स बनाते हुए जब भी कोई मसला हो मुझे कॉल पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स आपके हाथों से गुजरे हैं या आपका इन्फ्लुएंस उसमें इन्वॉल्व रहा है, तो ऑब्वियसली जब वही अकाउंट सामने आएंगे तो आपको गलती नज़र नहीं आएगी। सेल्फ रिव्यू के 2 मसले हैं। मसला नंबर 1 कि अपना काम जब आपके सामने रखा जाएगा और आपको कहा जाएगा ये काम आपने ही किया था, ज़रा देखो इसमें क्या ख़राबी है, तो अपने काम में तो खराबी नज़र ही नहीं आएगी। अपने काम को देखते ही आप कहेंगे क्या उम्दा ज़बरदस्त वर्किंग की गई है, और उसके ऊपर तो आपको, और अगर गलती नज़र आ भी गई तो फिर क्या होगा, पी जाएंगे आप, क्योंकि अगर वो गलती मैंने ही बता दी तो कहेंगे यार आप तो अजीब आदमी है, जब आपको कहा था अकाउंट्स बनाने का तो उस टाइम पे आपने ख़राब काम किया। या आप ऑडिटर बनते वक्त ज़्यादा ईमानदार होते हैं या अकाउंटेंट बनते वक्त। तो अगर आपको गलती मिल गई तो आप शायद बताएंगे नहीं, और अगर नहीं मिली, यानी कि अगर नॉर्मल केस है तो आपको गलती नज़र आना ही बंद हो जाएगी। अगर आपके सामने वर्किंग आपकी अपनी रखी हुई है तो अगेन अगर हमने उनको कंट्रोल डिज़ाइन करके दिए हैं, हमने कोई ERP सिस्टम लगा के दिया है, हमने कोई टैक्सी वर्किंग बना के दी है जो कि अब हमारे सब्जेक्ट मैटर में आ रही है, तो जब भी सोर्स डाटा जो क्लाइंट का है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो हमारी वजह से तैयार हुआ हो या हमारी उसमें सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट रही हो, तो हम कहेंगे कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फैमिलियरिटी, किसी भी किस्म का क्लाइंट के साथ कोई रिश्तेदारी या क्लाइंट के साथ कोई क्लोजनेस, अगर क्लाइंट के साथ आपका एक फैमिलियरिटी वाला मामला डेवलप हो गया है, आप जब क्लाइंट में ऑडिट करने गए आपका अपना बड़ा गहरा रिश्तेदार सामने मौजूद है, तो फिर क्या होगा, 2 मसले होंगे। एक मसला ये कि अब आप अपने मफाद तो दूर की बात है, आप अपने उस रिश्तेदार के मफाद को भी बचाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक फ्रॉड आया और पता लगा वो तो आपका बड़ा भाई है जो वहाँ पे मौजूद है, उसने किया है, तो आप उसके फ्रॉड को भी दुनिया के सामने नहीं लेके आएंगे। इस दफ़ा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई मफाद नहीं है इसमें, बट आप अपने जानने वाले के ऊपर भी एलिगेशन नहीं लगने देना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका बड़ा भाई वहाँ पे मौजूद है और आप जाएंगे एज ऑडिटर उससे इन्फॉर्मेशन मांगने, तो अपने बड़े भाई के सामने जाके ऑडिटर वाला किस तरह से टैका दिखा सकेंगे, वो तो आपका बड़ा भाई है, और हो सकता है आप उसी के साथ रहते हो सकता है वो नौकरी करता हो, आपको तो स्टाइपेंड मिल रहा होगा। तो मतलब गुर्बत से बड़ा ट्रेनी जो है वो अपने उस भाई से कैसे पंगा ले जिसके साथ वो रह रहा है। तो ऑब्वियसली कभी कभी फैमिलियरिटी थ्रेट इस लेवल पे होता है कि आप उस फैमिलियरिटी की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं, या तो आपके लिए ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो सामने मौजूद शख्स है वो बड़ा फैमिलियर है आपसे और उसको आपकी कॉम्पिटेंस का भी पता है,
अब फ़र्ज़ करें आपका ही ऑडिट सीनियर साल पहले जो था वो क्लाइंट मैनेजर अकाउंट्स है, अब आप उसके पास जाके बड़े टैके से कहें आपको नहीं पता, हम तो ये प्रोसीजर ऐसे लगाते हैं, वो कहेगा मुझे भी पता है, तुम्हारी फर्म से ही हूँ, तो मुझे भी पता है कि कितना को एविडेंस चाहिए होता है, जितना एविडेंस दे दिया बहुत है तुम्हारे लिए। अब आप उसके सामने ये भी नहीं कह सकते नहीं जी मुझे आपसे ज़्यादा पता है, या फ़र्ज़ करें हमारी ही फर्म का कोई पार्टनर उठ के वहाँ चला गया नौकरी करने, अब उस पार्टनर से उसके दौर में जो उसके अंडर मैनेजर्स या जूनियर्स या ट्रेनीज काम कर रहे थे, क्या वो आर्गू कर सकेंगे? मुश्किल हो जाएगा। तो फेमिलियरिटी में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आपका फेमिलियर पर्सन सामने होता है, आप या तो उसके मफाद को बचाना शुरू कर देते हैं, या आप उसकी वजह से ऑडिट उस क्वालिटी का नहीं कर पाते जिस क्वालिटी का ऑडिट आपसे एक्सपेक्टेड है। फेमिलियरिटी कहाँ आती है? जहाँ आपका क्लाइंट से कोई रिलेशन डेवलप हो, क्लाइंट के साथ आपकी लॉन्ग एसोसिएशन बन गई, कभी कभी क्लाइंट की तरफ से बड़े अच्छे गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी भी आपको मतलब फेमिलियर, देखें दोस्ती बढ़ जाती है तोहफों से, तो जब वो आपको तोहफे वगैरह बहुत ज़्यादा देना शुरू करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट तो अपनी जगह है ही है, फेमिलियरिटी भी बन जाती है। वो लोग जो कि आपको अच्छी डेली खिलाते हैं, वो जिनके पास आपको मुफ्त के बड़े अच्छे अच्छे बर्गर मिलते हैं, कितना बुरा लगेगा आपको उनके बारे में कुछ गलत बात करते हुए। तो अगर आपको उनका कोई इशू पता लग भी जाए, वो लोग जो कि डेली आपसे पूछते हैं सर बताएं क्या मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है, लिमिट भूल जाएं, इग्नोर करें, ऐसे लोगों पे एलिगेशन लगाते हुए अच्छा लगेगा? आपको शर्म सी नहीं आएगी? बहैसियत इंसान कितनी गिरवी सी फीलिंग आ रही होगी कि उन नेक पारसा इंसानों के बारे में हमको बात करें जो हमें अच्छे अच्छे बर्गर खिलाते रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जब फेमिलियरिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है ना, तो फिर ऑडिटर के लिए ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है और वो फिर उनके इंटरेस्ट को भी साथ साथ लेके चलना शुरू हो जाता है। आई गेस फेमिलियरिटी पे काफ़ी बात कर ली हमने। एडवोकेसी, एडवोकेसी बड़ा मज़े का इंटरेस्ट है, फेमिलियरिटी से बड़ा मिलता जुलता है। एडवोकेसी इज़ आप कभी कभी क्लाइंट को पब्लिकली इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को या क्लाइंट की पोजीशन या किसी भी पॉइंट को इस हद तक जस्टिफाई कर देते हैं कि आप तकरीबन उनके लॉयर बन जाते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी क्लाइंट के किसी ट्रीटमेंट को ओके किया, आपने क्लाइंट की किसी वर्किंग को ओके किया और दुनिया बाद में कहे कि ये तो बहुत बुरे लोग हैं, आप कहते नहीं ये बुरे लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप अटैच हो चुके होते हैं उनके साथ। इसकी एग्जांपल आज के दौर में देना तो बहुत आसान है कि आप किसी भी सियासी जमात के जो वो है चाहने वाला उसको उठा लें, वो पब्लिकली जब जगह जगह खड़े होकर तकरीरें करता है कि मेरा लीडर तो ऐसा है, मेरा लीडर तो वैसा है, अब आप उसके सामने उसकी लीडर की जो मर्जी बुराई भी रख दें वो कभी भी नहीं मानेगा। जो पब्लिकली फेसबुक पे आके जो है वो ऐलान करता हो कि मेरा फलाना सियासी जमात से जो है वो वाबस्तगी है और जगह जगह वहाँ दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ बात करता हो, तो जब उसका अपना लीडर वही काम करे जो दूसरी जमात वाले कर रहे हैं या करते रहे हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है कि जी मजबूरी थी, मुल्क के वसीतर मफाद में ज़रूरी था, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा ना करें, पिछले लोग गंद में छा के गए हैं, हमने तो उस गंद को साफ़ करना है, मतलब आपको फिर बिला वजह जस्टिफाई करना पड़ता है। चूँकि आप एडवोकेट बन गए थे, बात ये कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, आपको कोई बुरा नहीं कह रहा, वो जिसको बुरा कह रहा है उसको आपने कभी पब्लिकली प्रमोट किया है। तो जब आपने किसी को पब्लिकली प्रमोट किया है तो उसके फ़ायदे में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको बुरा कहने से आपकी ईगो हर्ट होती है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपने किसी क्लाइंट से इस लेवल पे कोई एफिलिएशन बन जाए कि पब्लिकली किसी फोरम पे उसको प्रमोट किया हो, किसी जगह उसके बारे में बात की हो कि नहीं ये सही लोग हैं, तो उसके बाद उस क्लाइंट की गलतियाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। उस क्लाइंट की हर पॉलिसी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आपने पब्लिकली कहा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। इसकी दो ही एग्जांपल नॉर्मली कोट की जाती हैं, जब आप प्रोस्पेक्टस वगैरह के मामले में उनके शेयर्स की इशुएंस के वक्त आप उन्हें सपोर्ट करते हैं और आप उनको एक अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो टेक्निकली एक कंपनी को आपने एट दैट टाइम जब उसे पैसे की ज़रूरत थी आपने पब्लिकली आके कहा अच्छे लोग हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी लीगल केस में अपने किसी क्लाइंट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड किया या वहाँ गए और आपने पब्लिकली कहा कि ये बिल्कुल सही लोग हैं, तो अब आपको खुद भी पता लग जाएगा ना इनकी कोई गलती, तो शायद आप पब्लिकली उसको ओन नहीं कर सकेंगे, शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आप उनकी गलत चीज़ों को बिला वजह जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। तो एडवोकेसी थ्रेट की वजह से कई दफ़ा हमारा मफाद नहीं है लेकिन हम क्लाइंट के मफाद में इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं। व्हेन अ सीए प्रमोट्स अ पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट दैट ऑब्जेक्टिविटी में भी कम्प्रोमाइज, जब आप उस पॉइंट पे ले जाते हैं उनकी चीज़ को और इस लेवल पे प्रमोट कर देते हैं कि फिर उसके बाद आपका सारा जो मकसद है वो फौत हो जाता है। देन इंटिमिडेशन थ्रेट, जब आपको डरा दिया जाता है, मतलब थ्रेट खौफ को कहते हैं मगर इंटिमिडेशन धमकी को कहते हैं। इंटिमिडेशन का मतलब है ज़ाहिरन या इनडायरेक्टली आपको एक धमकी मिल गई है।
आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। क्या डराया जा रहा है कि अगर आपने हमारे ऑडिट में इस तरह से ख़राब ओपिनियन दी तो हम आपके खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। कैसे डरना चाहिए? अदालत में अगर आपने सही से ऑडिट किया है तो आपको अदालत में जाने से क्या खौफ? हर शरीफ आदमी अदालत में जाने से डरता है, हर शरीफ आदमी। तो अदालत जो है उसमें आप जाने को इसलिए अवॉइड करेंगे कि बाद में साबित होगा कि आप सही आदमी थे या नहीं थे, मगर फेसबुक पे आपका स्कैंडल ज़रूर बन जाएगा। लोग कहेंगे जी फलाना बंदा तो अदालत चला गया, फलाना पे तो अदालत ने एलिगेशन लगा दी। या एक फर्म का अगर कोई नुमाइंदा अदालत की पेशी भुगतने जा रहा है तो शायद दूसरी ही फर्म के कुछ लोग फेसबुक पे डाल देंगे, वो कहेंगे जी उस फर्म पे तो अदालत में केस चल रहा है। अब ये साबित करते करते उनको कई उम्र लग जाएंगी कि हमारे ऊपर केस एम ही हुआ था, उसके पीछे कोई बेसिस नहीं थी। दुनिया क्या कहेगी? फलाना फर्म तो केसेस भुगत रही है। नेगेटिविटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट या ज़्यादातर जो शरीफ लोग हैं वो अदालत से डरते हैं। तो अगर क्लाइंट आपको कह रहे हैं हम आपको अदालत में ले जाएंगे, तो भले आप बिल्कुल शरीफ आदमी भी हो, इवन देन आपको अदालत में जाने से घबराएंगे, क्योंकि अदालत में जाने से बिला वजह की बदनामी होती है। तो बाद में पता लगेगा ना सही कौन है गलत कौन है, मगर जब तक केस चलता रहेगा, और केस तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है अक्सर, तो आपके ऊपर बिला वजह की एलिगेशन लग जाएंगी, जो कि प्रोफेशनली पर्सनली आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्लाइंट आपको ये कहता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अगला ऑडिट आपसे नहीं करवाएंगे। या क्लाइंट आपको वाकई फिजिकल धमकी दे देता है कि देखो अगर मेरी रिपोर्ट ख़राब हुई तो मैं देख लूँगा, मैं फिर किस किस को मैंने उसको मतलब क्या क्या करना है और किस किस के साथ क्या सलूक करना है। तो हो सकता है क्लाइंट आपको धमकी दे दे। कभी कभी धमकी एक्सप्रेस हो सकती है और कभी कभी इम्प्लाइड हो सकती है। यानी अगर क्लाइंट कह रहा है कि ठीक है रिपोर्ट ख़राब करनी है कर दें, ओके देखेंगे, तो कई दफ़ा उनके देखेंगे कि अंदर भी ना बड़ी गहराई छुपी हुई होती है। आपको समझ आ जाता है कि ये जो है ना बस मतलब मुझे इधर उधर, हाँ मुझे इधर उधर होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये तो जो है ना कंफर्म मेरी तो बोरी तैयार। ओहो कराची वाले होते हैं ऑनलाइन तो मज़ा आता। ये बात कुछ समझ आई? तो ये 5 तरह की सिचुएशंस हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अजीब सी कंडीशन में डाल रहे हैं, जहां उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद मैं सही से ऑडिट नहीं कर सकूंगा या मैं सही से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकूंगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो देखता है उस थ्रेट को, थ्रेट की सिग्निफिकेंस को एवेल्युएट करता है, देन थ्रेट के अगेंस्ट कुछ सेफगार्ड सजेस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ कोड ऑफ एथिक्स ने एक जनरल सेफगार्ड्स की तो लिस्ट बता दी है, लेकिन उन जनरल सेफगार्ड्स का हमसे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है इंडिपेंडेंस रिलेटेड सेफगार्ड्स। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जल्दी से देख लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स ने बताया कि सेफगार्ड जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। 2 मेन जो सेफगार्ड्स हैं वो जो सेफगार्ड आपके प्रोफेशनल लेजिस्लेशन ने क्रिएट किए, और वो सेफगार्ड जो आपकी वर्क एनवायरनमेंट में। कई दफ़ा आपका लॉ लेजिस्लेशन कानून आपके लिए कुछ सेफगार्ड्स बता देता है। आईकेप का फ्रेमवर्क, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी लॉ। आपको याद होगा कंपनी लॉ ने कहा था जिसने शेयर खरीदे हुए ऑडिट ना करे, जो कंपनी का मौजूदा या पिछला डायरेक्टर है वो ऑडिट ना करे, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑडिट ना करे, इंडेप्टेड पर्सन ऑडिट ना करे। तो कुछ सेफगार्ड, कुछ एहतियात तो आपको लॉ बता देता है, कुछ एहतियात आपको आईकेप बता देता है, कुछ एहतियात आपका प्रोफेशन बताता है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह देता है कि 5 साल से ज़्यादा आपने लगातार ऑडिट नहीं करना। तो अगेन मतलब कुछ ऐसे सेफगार्ड्स हैं जो आपके प्रोफेशन में, आपके रूल्स में, आपके लेजिस्लेशन में डिफाइंड होते हैं। कुछ सेफगार्ड होते हैं जो आपके वर्क एनवायरनमेंट में डिफाइंड होते हैं। वर्क एनवायरनमेंट में 2 तरह के सेफगार्ड आते हैं, फर्म वाइड, इंडिविजुअल असाइनमेंट वाइज। फर्म वाइड सेफगार्ड में ISQC 1 है तकरीबन पूरा। फर्म वाइड सेफगार्ड्स अच्छे ही हैं कि मेरी फर्म का सिस्टम अच्छा हो, हम लोग चीज़ों को मैया सही से करते हो, हमारे पास बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं अच्छी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। जब भी कुछ गलतियाँ आए उनको रिपोर्ट किया जाए, जब भी कुछ थ्रेट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग की जाए, डिफरेंट तरह के सेफगार्ड्स बनाए जाएँ, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड तरीके से हो, स्टाफ की हायरिंग और फायरिंग के रूल्स बड़े अच्छे होने चाहिए, मेरिट पे भर्तियाँ होनी चाहिए। आपको सब पता है ना ऑडिट फर्म्स में मेरिट पे लोग आए, जितने अच्छे मेरिट पे लोग आएंगे, जितने अच्छे तरीके से हमारा स्टाफ होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हम काम करेंगे। तो ये एक लिस्ट है जनरल सी। शुक्र है आप लोग कैफ लेवल में नहीं तो आपको याद करना पड़ता। C5 लेवल पे तो आपके पास ओपन बुक है, उन्होंने ये वाले तो पूछने नहीं है, ये तो जेनेरिक सी लिस्ट है, उन्होंने सिचुएशन स्पेसिफिक सेफगार्ड पूछने होते हैं। देन एंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड में कुछ मशहूर सेफगार्ड ये हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले आए कि रिव्यू करें, आप इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, एथिकल इश्यूज़ को दोस्त विद गवर्नेंस से डिस्कस करें, उनको बताएं कि क्या क्या मामला आते हैं, डिफरेंट फॉर्म भी अपॉइंट कर सकते हैं, टीम मेंबर्स को भी रोटेट कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें भी रेलेवेंट है।
यहाँ कैफ लेवल का सवाल नहीं आता, दिखने में वो कैफ लेवल का सवाल होता है, लेकिन उस सवाल में वो आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन देते हैं। उस स्पेसिफिक सिचुएशन में आपसे कहते हैं बताओ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे क्या करेगा। उसमें कोई ना कोई थ्रेट इन्वॉल्व होता है, उस थ्रेट की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। इंटरेस्टिंगली मैं नॉर्मली क्लेम करता हूँ कि सिवाय 2 सवालों के कोड ऑफ एथिक्स में पिछली 20 अटैम्प्ट्स में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे आईकेएफ की किताब से आंसर हो जाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स कैन बी ग्रेडेड एज नंबर 1 टॉपिक जहाँ से ओपन बुक हमें लाजमी हेल्प करती है, मगर उसे जिसने पढ़ा होता है। इसमें एक 290 का पोर्शन है, कल जब 290 का पोर्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपने उसके हिस्से बना के उसको पढ़ना किस तरह से। 290 का एक पोर्शन है जो कि एक सीरीज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करता है और हर सिचुएशन से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह की आपको सिनेरियोज बताता है और उन सिनेरियो में आपको कहता है कि सिनेरियो में ये वाला थ्रेट है, ये थ्रेट इस तरह से सिग्निफिकेंट होगा और ये इसके सोल्यूशन की तरफ आपने जाना है। तो ये तो हो गई जनरल डिस्कशन। कई दफ़ा सेफगार्ड आपके क्लाइंट के सिस्टम्स और प्रोसीजर्स में भी होते हैं कि क्लाइंट का जो अपना सिस्टम है कई दफ़ा वो ऐसा होता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कोई बंदा आपको धमकी लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने सिस्टम रखा हुआ है कि आप क्लाइंट के सिर्फ एक ही बंदे से डील करेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दिया करेगा। शायद क्लाइंट ने रूल ये रखा हुआ है कि उनके सीनियर लेवल के लोग आपसे डिस्कस करेंगे और जहाँ आपको इशू नजर आए आप बड़े आराम से ऑडिट कमेटी के पास जाके उन्हें बता सकते हैं कि आपके लोग तो हमें धमका रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट का अपना सिस्टम हो कि वो हर 2 साल बाद ऑडिटर को लाजमी रोटेट कर लेता हो। कभी कभी क्लाइंट के अपने सिस्टम में उन्होंने कुछ ऐसा सेफगार्ड लगाए हुए होते हैं जो ऑडिटर को गलती की तरफ जाने से रोक लेते हैं। तो होते मेन सेफगार्ड 2 तरह के, वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड और प्रोफेशन या लेजिस्लेशन में डिफाइंड। क्लाइंट के सिस्टम के अंदर की जो सेफगार्ड है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो हम क्लाइंट की तरफ से बात करते हैं कि कभी कभी क्लाइंट के सिस्टम में भी इसी तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इस सारी सिचुएशन में जब हम सेफगार्ड की बात करते हैं तो जो टिपिकल सेफगार्ड हैं वो ये नॉर्मली 4-5 होते हैं। पेपर में किसी भी जगह पे आप किसी सवाल में पहुंचे, दिस इज़ आइडियल कि आप 290 ओपन करें, रेलेवेंट एरिया पे पहुंचें, उस रेलेवेंट एरिया की सिचुएशन, थ्रेट, सेफगार्ड उसके मुताबिक आप उसको आंसर करें। और अगर आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया और आपने सोचा कि मैं खुद से लिखूं और खुद से लिखना है तो सेफगार्ड भी खुद से लिखने पड़ेंगे, तो आप इस पेज पे आ जाएं। इस पेज पे आपको टिपिकल सेफगार्ड्स मिल जाएंगे। ये कौन सा पेज है? आपके कोड ऑफ एथिक्स में 290 शुरू होने से इमीडिएट पिछला पेज, जो कि आपको ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑल सर्विसेज के बारे में बताता है। तो ये स्पेसिफिकली आपको कुछ कॉमन लिस्ट बता रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ आए तो एंगेजमेंट टीम से विड्रॉ किया जा सकता है, एंगेजमेंट टीम पे सुपरवाइजरी प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल या बिजनेस रिलेशनशिप जो थ्रेट को क्रिएट कर रहा है उसको ख़त्म किया जा सकता है, मैनेजमेंट के हायर लेवल से फर्म में डिस्कस किया जा सकता है, क्लाइंट के दोषा विद गवर्नेंस से डिस्कस किया जा सकता है। तो ये वो टिपिकल सेफगार्ड हैं जो आखिरी रिजॉर्ट है। पेपर में अगर आप बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएं और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है और आपको खुद से सेफगार्ड लिखने हैं तो कम से कम ये सेफगार्ड में से 3-4 अप्लाई हो ही जाते हैं। ये तो 2 कितने प्यारे सेफगार्ड हैं कि उनके बड़ों से डिस्कस करें, अपने बड़ों से डिस्कस करें, इसने तो कंफर्म फिट हो जाना है। और अगेन अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले कोशिश करें कि वो फाइनेंशियल या बिजनेस रिलेशनशिप जो थ्रेट क्रिएट कर रही है उसे ख़त्म कर दें। आपने शेयर्स खरीदे हुए, शेयर डिस्पोज ऑफ कर दें। आपका क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशन है उसको ख़त्म कर दें अगर ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्लाइंट में आपका भाई मौजूद है, उससे ताल्लुक तो नहीं ख़त्म हो सकता, फिर क्या करें? उस बंदे को टीम से हटा दें जिस बंदे का ताल्लुक है। तो अगेन पहली कोशिश करें कि ऑडिट फर्म और जो क्लाइंट के दरमियान वो जो ताल्लुक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ताल्लुक ख़त्म हो जाए। अगर वो ताल्लुक नहीं ख़त्म हो सकता, फॉर एग्जांपल टीम का जो मैनेजर है उसका भाई वहाँ पे मौजूद है, मैनेजर को हटाया तो ऑडिट की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, आप फंस गए। ओके, सुपरवाइजरी प्रोसीजर पे आ जाए। उस मैनेजर का काम कोई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट तरीके से रिव्यू कर ले और जहां उसे लग रहा हो कि इन एरियाज़ में गड़बड़ हो सकती है उन एरियाज़ को ख़ास तौर पे गौर से देखे कि वहाँ कुछ मसला तो नहीं। और अगर उससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर देखें कि क्या उस ऑडिट को हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो हम मुख्तलिफ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 वो रिलेशनशिप ख़त्म की जाए। अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो सकती तो उस बंदे को टीम से निकाल दें। अगर उस बंदे को टीम से नहीं निकाल सकते तो सुपरवाइजरी प्रोसीजर लगा दें। और कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप कहेंगे कि फिर हमें इस ऑडिट से ही निकल जाना चाहिए। वो ऑडिट जिसके अंदर हम सही से अच्छी क्वालिटी का काम ना कर सकें, हमें उसमें से विड्रॉ कर लेना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। बात कुछ समझ आई? अवाम में मायूसी पाई जाती है। अवाम बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं आज घड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है। टेंशन तो नहीं ले गए? कोई बात नहीं, ये देखें, ये आज इतना ही प्लान था।
एडवोकेसी थ्रेट, अब जो भी देर हो रही है भाई की वजह से हो रही है। नहीं तो ठीक है, काम करते हैं ना, फिर बाकी बेचारों का क्या कसूर है। अगर चले, लंबी बात नहीं है जी, ठीक है। देखें हाँ, एडवोकेसी तभी होगी जब दुनिया को आपकी उनसे एसोसिएशन समझ आएगी। अगर दुनिया को नहीं पता कि आपने कब किस बंद कमरे में बैठ के किसी को सपोर्ट किया है, तो आप बाहर निकल के उसके बारे में 100 बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओपनली दुनिया के सामने किसी को सपोर्ट किया है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनको डी सपोर्ट करना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी कि एडवोकेसी बनती ही तब है, आप एडवोकेट करते कब हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल ही दिल में सोचते थे कि फजलुर रहमान अच्छा आदमी है, ठीक। अब फजलुर रहमान साहब धरना देने गए, तो चूंकि आप दिल ही दिल में सोचते थे, अब अगर आप कहेंगे कि वो धरना नहीं होना चाहिए था, तो कोई दुनिया वाले आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, यार तुम कैसे फिर गए अपनी बात से, वो तो आपके दिल में बात थी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप 4 महीने से इंटरनेट पे बार बार फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ में पोस्ट शेयर कर रहे हैं, और अब वो कुछ ऐसा करे जो पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट हो, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, वो सही आदमी है, वो सही कॉज के लिए आया है। अगेन ये एक एग्जांपल, ऐसे पहले कि आप लोग फ़ौरन से जो है ना मतलब नाराज़ हो जाए कुछ और, ये इमरान खान पे भी एग्जांपल फिट हो जाएगी, नवाज़ शरीफ पे भी फिट हो जाएगी। अगर आप नवाज़ शरीफ को समझते रहे हैं, प्रमोट करते रहे और आपने कहा मेरा लीडर बहुत अच्छा है, तो ऐसे में उस लीडर पे जितने मर्जी गद्दारी के इल्ज़ाम लग जाएंगे, जितना मर्जी उसके ऊपर चीज़ें साबित हो जाएंगी। आप पूछेंगे कहाँ, मुझे तो नहीं पता, नहीं कुछ चक्कर ही नहीं, वो तो सही है। इसी तरह इमरान खान को अगर आप सपोर्ट करते हैं और आपकी आंखों के सामने हर वो गलत काम कर रहा हो जो पिछले वालों ने किया, और पिछले वाले जब वो गलत काम करते थे वो उन पे लानत भेजता था पूरी की पूरी पार्लियामेंट पे, अब आप क्या करेंगे? असूलन भेजनी चाहिए, नहीं भेजेंगे। क्योंकि जब आप किसी को ओपनली सपोर्ट करते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाता है बैकफुट पे जाना, फिर आप उसको बुरा नहीं कह सकते। तो फजलुर रहमान को सपोर्ट करें, नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, इमरान खान को सपोर्ट करें, दिल में सपोर्ट करें, कोई मसला नहीं है। ओपनली सपोर्ट करें तो फिर बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए जी। जी बिल्कुल। अब इन्होंने बड़ी मज़े की बात कर दी कि यहाँ इंडिपेंडेंस जो है वो असल में भाई ने हमारी शीट ही चेंज करवा दी। इंडिपेंडेंस माइंड और अपीयरेंस दोनों जगह, इंडिपेंडेंस असल में भी होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। अब वही बात है कि अगर नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है वो फलाना का भाई है, और वो शख्स कहे कि नहीं मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा कि मेरा भाई क्लाइंट में मौजूद है, मैं तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दूंगा, तो बंदा दिल से ईमानदार है, मगर दुनिया को क्या नज़र आ रहा है? उसका भाई क्लाइंट में। तो अगर दुनिया को अपेरेंटली भी लग रहा है कि उसकी इंडिपेंडेंस हिट हो गई, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि उसकी इंडिपेंडेंस हिट हो गई, एंड वाइस वर्सा। दुनिया की नज़र में कनेक्टेड नहीं है, मगर दिल से बहुत करीब है क्लाइंट से, चूँकि अंदर खाते आपस में को मुकमुका हुआ है। तो अगेन जैसे इन्होंने कहा कि आपकी इंडिपेंडेंस अपेरेंटली भी और इन माइंड भी ठीक होनी चाहिए। मसला ये है कि अपेरेंट को देखा जा सकता है, जो माइंड है ना उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एडवोकेसी थ्रेट में इसलिए बात कर रहा था कि एडवोकेसी थ्रेट संगीन इसलिए हो जाता है कि आपने ओपनली किसी को सपोर्ट कर दिया होता है। अगेन थ्रेट है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब वही बात है कि अगर आपने कभी इमरान खान की किसी पॉलिसी को सपोर्ट ना किया हो ओपनली, और अब आपको नज़र आ रहा हो कि पॉलिसी गलत है, तो आप शायद बोल देंगे पॉलिसी गलत है। लेकिन अगर आपने बहुत सपोर्ट किया हुआ है ना, अब आपको नज़र भी आएगा पॉलिसी गलत है, आप बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैं बोलूँगा लोग मेरे इर्द गिर्द वाले मुझे खा जाएंगे कि तुमने तो कप्तान की रट लगाई हुई थी। अब तो 92 का वर्ल्ड कप भी गुजर गया, 22 साल भी पूरे हो गए, निडर बेबाक सब कुछ क़यादत सामने आ गई, बट परफॉर्मेंस। तो अगेन अल्लाह हम सब पे रहम करे और हमें आंखें बंद करके किसी को एडवोकेट करने से रोके। अल्लाह इन सियासतदानों को भी अच्छा इंसान बनाए। हम लेसर इवल की तरफ गए हैं, आप सही कह रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब अब यही तो साबित करना चाह रहे हैं कि मैं भी उतना बुरा नहीं हूँ। ठीक है जी, ओके जी बिल्कुल। हाँ आप वालेकुम अस्सलाम।